पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां से एक तरह से पहले चरण के मतदान में जो दिल्ली का दरवाजा भी इसको कह देते हैं लोग, यहां से जो है पहले चरण के मतदान की शुरुआत होगी और उसके बाद में पूरे देश के अंदर ये कहा जाता कि पहले दो चरणों में जिसकी लहर रही या पहले दो चरण में जो भारी पड़ा वही चुनाव में भारी पड़ेगा। और पहले दो चरण की 192 सीटों पर 192 सीटों पर आप ये मान करके चलिए जो भारी पड़ेगा वही भारी पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यही 192 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा जो है वो कमजोर स्थिति में है। और कमजोर स्थिति में मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही 192 सीटें ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा साउथ में, दक्षिण भारत में कई राज्यों के अंदर वोटिंग खत्म हो जाएगी या होगी। तो इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुलता है, कई राज्यों के अंदर, तो कई राज्यों में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ रहता है। अब दो चरण के चुनाव जो हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में और दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो खत्म हो जाती है। मैं एक एक करके कि कौन से चरण में किन किन सीटों पर वोटिंग होने वाली है, पहले चरण में किन किन सीटों पर वोटिंग होने वाली, सब कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो यही जो पहले दो चरण है, यही तय करने का काम करेंगे कि इस बार जाट और राजपूत क्या करेंगे। और पहले दो चरण में अगर बीजेपी को झटका लगा तो यकीन मान करके चलिए कि फिर जो है वो संभलना भारी हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं। और कौन कौन सी सीट पर कौन कौन भारी है, और अखिलेश, मायावती, बीजेपी, जयंत चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे आप तो यहां पर इन सब का वोट है। कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस ने भी जो है वो गाजियाबाद से डोली शर्मा को दिया है या और बाकी जो उम्मीदवारों को उतारा है। तो ये चारों पार्टियों का वोट है, कांग्रेस का भी, सपा का भी, बसपा का भी, जयंत चौधरी का भी, बीजेपी का भी, चारों पांचों पार्टियों का सबका वोट है। ऐसा नहीं कि किसी एक का बहुत भारी तरीके से वर्चस्व है, लेकिन अंतर पैदा करते हैं। कुछ जो है वो नेता ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अंतर पैदा करने का काम करते हैं। अब जयंत चौधरी जो है वो भाजपा के खेमे में चले गए, लेकिन जयंत चौधरी भाजपा के खेमे में जाने के बाद भी भाजपा को फायदा करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, ये सवाल है। और ये सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जयंत चौधरी भाजपा में तो चले गए, लेकिन जयंत चौधरी बैठक में नहीं जा पाए। जयंत चौधरी जो है वो नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर मंच पर नहीं चढ़ पाए। और जयंत चौधरी का मंच पर नहीं चढ़ पाना ये अपने आप में जो है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि जयंत चौधरी सहारनपुर की रैली में नहीं दिखाई दिए। और सहारनपुर की उस रैली के अंदर 15 से 20, मुश्किल से जो है बताया जा रहा है कि 15,000, हो सकता है कि 10,000 भी हो, इतने ही लोग आए सिर्फ प्रधानमंत्री की रैली के अंदर। और उस रैली में दो लोकसभा के मुख्यतः लोग पहुंचे थे, कैराना से भी लोग पहुंचे थे और उसके साथ साथ कैराना के साथ साथ जो है वो सहारनपुर से भी लोग पहुंचे। और यहां पर जाट वोट अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन जयंत चौधरी नहीं आए। अब जयंत चौधरी तो भाजपा के साथ में है, लेकिन जाट बेल्ट में पीएम मोदी की रैली से जयंत की दूरी क्या रही मजबूरी, ये सवाल इस वक्त में खड़ा हो रहा है। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या जयंत चौधरी अंदर खाने बीजेपी के साथ नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के ही साथ है। देखिए, एक अंदर खाने जो खबर चल रही है, जो इलाके में बहुत जोर शोर से चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में, वो ये चल रही है, और खास करके मुजफ्फरनगर की सीट के ऊपर, कि जयंत चौधरी ने इशारा कर दिया है अंदर खाने कि मैं तो अब एनडीए गठबंधन में चला गया हूं, तो आधिकारिक तौर पर मुझे तो बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन इस बार चौधरी अजीत सिंह का बदला ले लो। इस बार चौधरी अजीत सिंह का बदला ले लो और 2019 में जो अजीत सिंह जी को हराया गया था, इस बार बता दो। अंदर खाने की खबर जो है वो ये है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा सीटें बता देता हूं कि इस बार जो है, इस बार क्या होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्र, पहले चरण के चुनाव में कितनी सीटें हैं और इन सीटों पर क्या असर पड़ेगा।
पहले दौर का पहला जो चरण है उसमें 8 सीटें रहेंगी और 8 सीटों में इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये 8 सीटें हैं। पीलीभीत में आपको पता ही है कि पीलीभीत के अंदर जो है वो टिकट काट दिया गया वरुण गांधी का। ये 8 सीटें बहुत भारी है बीजेपी के लिए। सहारनपुर की सीट लीजिए, कैराना की सीट लीजिए, दोनों सीटें अपने आप में बहुत टक्कर वाली सीटें हैं। मुजफ्फरनगर की सीट लीजिए, बिजनौर की सीट, नगीना, चंद्रशेखर आजाद नगीना से लड़ रहे हैं, मुरादाबाद की सीट, रामपुर की सीट, पीलीभीत की सीट। तो ये सारी सीट, एक भी सीट ऐसी नहीं जिसमें जो है वो एक तरफा मुकाबला, बिल्कुल एक भी सीट ऐसी नहीं। ये 8 सीटें ऐसी हैं पहले दौर की। और यहां पर इन 8 सीटों के ऊपर, इन 8 सीटों के ऊपर क्या कुछ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि एक तरफ जाटों ने हरियाणा के अंदर मोर्चा खोला हुआ है, 10 सीटें वहां पर हैं, 10 में से 6 जो उम्मीदवार है वो भाजपा कांग्रेस से लेकर के आई, यानी 60% उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस से लेकर के आई है। और उसके बाद में यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जयंत चौधरी आखिरकार मोदी और योगी के मंच से क्यों गायब थे, जबकि वहां पर कैराना और सहारनपुर के दोनों उम्मीदवार थे। पहला सवाल जयंत चौधरी के ऊपर। दूसरा सवाल, राजपूतों की जो बड़ी सभा हुई है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बड़ी सभा हुई है और उस सभा के अंदर कुछ सीटें तय की गई है, उस सभा के अंदर कुछ सीटें तय की गई है और उन सीटों के ऊपर बताया गया है कि कौन सी सीट के ऊपर किस उम्मीदवार को समर्थन देना है, यह कहा गया है। और इसके साथ साथ जो खबर है, इसके साथ साथ जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी अंदर खाने जो है वो कोशिश कर रही है। और इसमें एक एंगल और है कि टिकट भी काट दिए गए हैं। वीके सिंह का टिकट काटा गया गाजियाबाद से। अब राजपूत कह रहे हैं कि हमारे कुछ नेताओं के टिकट ऐसे थे जिनको काटने की कोई मजबूरी समझ में आती नहीं है। वीके सिंह जो है वो हर बार 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख वोटों से जीतते रहे। 2 बार जो है वो जीते, बंपर तरीके से जीते। तीसरी बार उनका टिकट काट दिया। और टिकट भी देखिए काटा तो कैसे काटा, लोग कह रहे कि अपमान करके टिकट काटा है। टिकट काटने से पहले जो है वो जनरल वीके सिंह से चिट्ठी दिलवाई गई, तब जाकर के उनका टिकट काटा गया। और जिस दिन उनका टिकट कटा उसी दिन मैंने गाजियाबाद से जो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं डोली शर्मा, उनसे मेरी बात हो रही थी। अतुल गर्ग को जो है वहां पर उतारा गया है। तो ये, और बीजेपी जो है अगर इन पहले दौर की 8 सीटों की अगर बात करें, 8 चरण की सीटों की बात करें, तो बीजेपी ने 2014 के अंदर सारा सुपड़ा साफ कर दिया था। ये 8 के 8 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। और 2019 में चूंकि गठबंधन हो गया था सपा बसपा का, और गठबंधन होने की वजह से मैंने बताया यहां पर जो है वो 5 पार्टियों के वोट हैं। यहां पर जयंत चौधरी का भी वोट है, बीजेपी का भी वोट है, कांग्रेस का भी वोट है, सपा का भी वोट है, बसपा का भी वोट है। तो गठबंधन हो गया। गठबंधन होने के बाद में सपा बसपा जो है वो भारी पड़ी। और इसलिए ये जो 8 सीटें मैंने आपको बताई हैं, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, कैराना, सहारनपुर, ये जो 8 सीटें बताई जहां पर 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, वहीं पर बीजेपी 2019 के अंदर बिजनौर के अंदर हार जाती है। बिजनौर के बाद नगीना के अंदर बीजेपी हार गई, माफ कीजिए, हाँ बीजेपी हार गई और बीएसपी जीती वहां पर। और अभी जो है वहां पर आकाश आनंद जो है वो रैलियां कर रहे हैं। अब कितना जो है उनका बीएसपी को लेकर के लोगों को बचा है या इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी जीती, और रामपुर में समाजवादी पार्टी जीती, और सहारनपुर में भी बीएसपी जीती। यानी 8 सीटों पर जो 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तो अब की बार 2019 के आखिरी चुनाव के अंदर, आखिरी चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक मुजफ्फरनगर की सीट पर जीतती है और उसके बाद में पीलीभीत और कैराना की सीट पर जीतती है। 5 सीटें जो है वो गठबंधन की तरफ चली गई। 3 सीटों पर केवल बीजेपी जीत पाई। सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, ये 5 सीटें जो हैं, और उस सहारनपुर है, फिर उसके बाद में रामपुर है, मुरादाबाद है और नगीना ये सीटें और बिजनौर, इसके साथ में 5 सीटों पर गठबंधन जीता, सपा बसपा, और उसके साथ साथ 3 सीटों पर जो है वो बीजेपी जीती।
तो मतलब पिछली बार का जो चुनाव था, जहां पर बीजेपी को झटका लगा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के अंदर लगा। यहीं पर बीजेपी जो है वो काफी नीचे चली गई थी। और आपको याद होगा फिर आखिरी का जब चरण का मतदान हुआ तब नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी में डेरा डालना पड़ा था। और फिर वो बयान भी आपको याद कर लीजिए जब अखिलेश ने कहा था कि वाराणसी के अंदर जो है वो गंगा घाट पर या लोग जो है वो आखिरी समय पर आते हैं, वो बहुत वायरल हुआ था। ये वजह यही थी कि पहले 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा था और बीजेपी को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चली गई थी और नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर के चरणों में सारी की सारी सीटों पर जीतने का प्रेशर था। तो ये पहले 2 चरणों की चुनाव के पहले चरण के चुनाव का जो है वो गणित मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसके बाद में अब सवाल जो है, अब जो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? क्योंकि कई सीटें ऐसी है, अब देखिए मेरठ की सीट इसमें आप देख लीजिए दूसरे चरण में आ जाएगी मेरठ की सीट। मेरठ की सीट ऐसी है जहां पर जो है वो बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दे दिया, जो रामायण सीरियल के अंदर राम का किरदार निभाते थे, उनको टिकट दे दिया लेकिन उनका विरोध हो रहा है। कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी की दाल गल नहीं पा रही है। और इस बार जो है पहले चरण के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले चरण में अगर कैराना से बात करें तो प्रदीप चौधरी जो है वो बीजेपी ने बनाया, पुराने जो है वो इकरा हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से है ही, और श्रीपाल सिंह जो है वो बीएसपी की तरफ से है। तो श्रीपाल के सिंह के उतारने की वजह से कैराना की सीट आप कह सकते हैं कि थोड़ा फाइट में आ गई है, थोड़ा सा। हालांकि इकरा हसन अभी भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है वहां पर। इकरा हसन की एक जबरदस्त तरीके से लोकप्रियता है। इकरा हसन जो है वो जो कैराना का चबूतरा जिसको कहा जाता है, अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, कैराना का चबूतरा है। आप कैराना से जो है अंदर जाएंगे तो बीजेपी का सड़क के ऊपर जो है वो दफ्तर है, और अंदर आप जाएंगे तो चबूतरे पर आप अच्छी खासी जो है जबरदस्त रौनक मिलेगी, और वहीं से जो है वो उस चबूतरे से ही चुनाव जो है चलता है। मैंने कैराना में काफी रिपोर्टिंग की और कैराना वैसे भी सुर्खियों में रहता है। इकरा हसन ने अभी उनका एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि कैराना को बहुत जो है वो प्रसिद्ध किया गया लेकिन गलत तरीके की वजह से। और कैराना छोटा जिला बना था, मुजफ्फरनगर से कट करके बना, तो जितना भी सरकारी चीजें थी, मेडिकल कॉलेज थे, तो वो सब जो है मुजफ्फरनगर में चले गए। तो ये उनकी तरफ से कहा गया, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से होगा। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से हैं, संजीव बालियान, हरिंदर मलिक है, और दारा सिंह बीएसपी की तरफ से है। अब देखिए संजीव बालियान के सामने अब चुनौती ये है कि संजीव बालियान की राजनीति ध्रुव विरोधी रही चौधरी अजीत सिंह और आरएलडी के खिलाफ की, लेकिन अब जो है वो चले गए हैं भाजपा के खेमे, वो माफ कीजिए अजीत सिंह के लड़के जयंत चौधरी चले गए हैं भाजपा के खेमे की तरफ। और अब दोनों पार्टियों के जो वहां पर कैडर है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाला रहा है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इस सीट पर जो फैक्टर काम कर रहा है वो चौधरी अजीत सिंह की हार काम कर रही है, कि चौधरी अजीत सिंह को संजीव बालियान ने हराया तो उसका बदला लेना है, उसका बदला लेना है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अंदर खान ने मैसेज दे दिया कि कुछ भी करो लेकिन इस बार संजीव बालियान को निपटा दो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हरिंदर मलिक को लेकर के स्थिति जो है वो, जो गठबंधन टूटा जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में, तो हरिंदर मलिक की जो सीट है उस सीट की वजह से, और हरिंदर मलिक जो है उसमें कई वजहों में से एक छोटी वजह जो है वो आप इसको भी कह सकते हैं। तो ये सीट अपने आप में बहुत खास इसलिए हो जाती है। इसके बाद में मुरादाबाद का तो गणित ही आप मत पूछिए। मुरादाबाद का तो गणित आप पूछिए, सर्वेश सिंह जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं, रुचि वीरा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, और इरफान सैफी जो है वो बीएसपी की तरफ से है। अब देखिए मुरादाबाद को तो जो है वो इस तरीके से एक लेबोरेटरी बना दिया अखिलेश यादव ने, कि वहां पर जिस तरीके से प्रत्याशियों को बदला है, और उसके साथ साथ जो है वो एक बगल की सीट योगेश वर्मा की सीट जो है वो भी आप देखेंगे, तो वहां पर जिस तरीके से बार बार जो है वो बदला मेरठ के अंदर, ये जो सीटें हैं ना, ये जो पूरा ये दो चरणों में अलग अलग चुनाव जरूर होता है, लेकिन ये सीटें आपस में गुथी हुई है और इन सबका गणित एक ही है। उस सीट का असर इस सीट पर, इस सीट का असर उस सीट पर होता है। तो ये
जो सीट है यहाँ पर मुरादाबाद की जो सीट है इसको लेकर के आजम खान का भी एक कहा जाता है कि आजम खान की वजह से जो है वो टिकट मिला है। आजम खान इस बार जेल के अंदर है, तो उनके नहीं होने से ज्यादा फायदा होगा या ना होने से जो है नुकसान होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और इसी तरह से आप देखेंगे पीलीभीत की सीट एक बहुत खास सीट है। पीलीभीत के अंदर जो है जतिन प्रसाद को टिकट दिया गया है, यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। तो ये वरुण गांधी का टिकट काटा जाना और भगवत गंगवार को जो है वो टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अनीस अहमद जो है वो बीएसपी की तरफ से है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात की लड़ाई है कि क्या ये वाकई जो है वो ये भी होने वाला है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो वरुण गांधी का जो टिकट काटा गया है उसकी नाराजगी वो बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ जाएगी। और नगीना की एक सीट भी इस पे बात करनी जरूरी है। ओम कुमार जो बीजेपी की तरफ से है, मनोज जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से है, और सुरेंद्र पाल जो है वो बीएसपी की तरफ से है। लेकिन इस सीट पर एक और शख्सियत है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की केतली कितनी गर्म होती है, उनका चुनाव चिन्ह केतली, केतली कितनी गर्म होती है, और चंद्रशेखर आजाद वहां पर क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके लिए भी राजनीतिक तौर पर करो या मरो का जो है चुनाव बन चुका है। पूरी ताकत जो है वो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी झोंकी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो जिस तरीके से ये सारा आकलन जो अभी आपके सामने है, ये सारा आकलन जो हम अभी देख पा रहे हैं, ये आकलन ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी जो है एक टफ फाइट में फंसी हुई है। बीजेपी एक मुश्किल फाइट में फंसी हुई है। देखिए, दक्षिण भारत से बीजेपी को कोई ठंडी हवा नहीं आने वाली है। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक है, किसी से आप पूछ करके देखिए, दक्षिण भारत से क्या बीजेपी के लिए कोई ठंडी हवा आएगी? कोई भी कहेगा नहीं, वहां से कोई उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु से कोई उम्मीद नहीं है, केरला से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो कर्नाटका में भी स्थिति खराब हो गई है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार वहां पर जो है वो दमखम ठोक रही है, ताल ठोक रही है दमखम से। तो इस बार वहां से तो कुछ अच्छा आएगा भी नहीं। यहां से जो नुकसान होगा वो बंपर नुकसान होगा। वहां से अगर एक तरफा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी वहां से लेकर के आती है, तो फिर आप मान करके चलिए कि चुनाव जो है वो पहले दो चरण के अंदर ही 192 सीटें पहले दो चरणों की, और 15 दिन बचे हैं आप, सिर्फ 15 दिन, 15 दिनों के अंदर इन दोनों चरणों के प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। पहला चुनाव 19 अप्रैल को है। तो ये अब जो है वो धीरे धीरे तस्वीर पूरी तरह से साफ होती जा रही है, और इस तस्वीर के जैसे जैसे साफ होती चली जाएगी, बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। तो बहरहाल जैसे भी जिस भी तरीके से समीकरण निकल करके सामने आते हैं, और जाटों के साथ साथ राजपूतों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, लग नहीं पा रहा है कि बीजेपी का इस बार दांव चलेगा। बहरहाल अब आगे जो भी होता है मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। बहरहाल इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।